नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी कविता थपलियाल और वरुण दुबे। और अगले 1 घंटे आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और इसके साथ ही जो हमारे दिग्गज एक्सपर्ट होंगे वो आपको बाजार पर भी रणनीति बताएंगे। कुछ खास सेगमेंट भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन किस तरह से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, सबसे पहले वो तौर तरीके जान लीजिए। तो लगातार हम स्क्रीन पर कुछ नंबर आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। इसके अलावा हम बता दें कि आपको हम बाकी जो जरिया है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे यूट्यूब पर, वो सब आपको बता रहे हैं और यहां पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। लेकिन सवाल भेजते वक्त जरा सवाल स्पष्ट तरीके से भेजिए। करना क्या है, पहले अपना नाम, फिर अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे लिया है और कितनी क्वांटिटी में लिया है, और सबसे जरूरी बात, आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए। और उस हिसाब से हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे और आपकी तमाम शंकाओं का समाधान आपको यो स्टॉक्स में मिलेगा। और इसके बाद शेयर बाजार सबका अधिकार में भी हम आपके सवालों का जवाब देंगे। चलिए, इन सबके बीच में हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं तेजस शाह साहब, जेएम फाइनेंशियल के। तेजस, बहुत बहुत स्वागत आपका। बाजार से बेहतर संकेत, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और शुरुआत जो है वो कह सकते हैं कि जो हमने एक फ्राइडे को और थर्सडे को मुहिम रखी थी कि मार्केट का रंग हरा होना चाहिए, वो शायद रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छे ग्लोबल संकेतों से देखिए बाजार में तेजी हमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग 100 अंकों की तेजी, 22,500 के पास इस वक्त। बैंक निफ्टी में देखें लगभग 300 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है, 48,350 के पास बैंक निफ्टी है। और आज के अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर्स को देखें तो इंडसइंड बैंक, जो यहाँ जिस तरह से तमाम जो पूरे कई सारी खबरें आई, प्रेशर बना, उसके बाद जिस तरह से अब आरबीआई ने तमाम चीज़ें स्पष्ट की हैं, बैंक की स्थिति मजबूत होने की बात कही है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आज लगभग 3.5% ऊपर। डॉक्टर रेड्डीज 3.25% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। एसबीआई लाइव देखिए लगभग 3% ऊपर है। बजाज फिनसर्व, सिप्ला, अडानी एंटरप्राइजेज 2 से 2.5% तक की तेजी यहां पर भी हमें देखने को मिल रही है। दबाव कहां है? निफ्टी के टॉप लूजर में बीपीसीएल शुमार है, लगभग 0.25% की गिरावट हमें बीपीसीएल में इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा विप्रो 1.5% टूटता हुआ। नेस्ले एफएमसीजी सेक्टर का अग्रणी प्लेयर, लगभग 1.5% यहां पर भी गिरावट है। ब्रिटानिया में भी आज 1% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हीरो मोटो, एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड में भी लगभग 1% का दबाव। एडवांस डिक्लाइन रेशियो लाइए सामने, जो मार्केट ब्रेथ है उसे अगर हम देखें तो काफी बेहतर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की ओर इशारा करता हुआ 1410 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1174 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में इस वक्त ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बाजार का पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रख दिया। तेजस, आपके पास आना चाहेंगे। इस तेजी को जाहिर सी बात है कि एक ऑप्टिमिज्म के तौर पर भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर फैक्टर्स को देखें तो न सिर्फ भारतीय बाजार बल्कि ग्लोबल बाजारों से भी जो मजबूती मिली है, बहुत सारी ऐसी खबरें थी जिसका इम्पैक्ट कई सारे स्टॉक और सेक्टर पर पड़ रहा था, वो भी अब धुंध के बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल लग तो रहा है कि मार्केट यहां से थोड़ी स्थिरता दिखा सकता है, स्टेबिलिटी दिखा सकता है। लेवल जरा बताइए। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में अगर देखेंगे तो हमने फरवरी मंथ में एक 1800 पॉइंट की गिरावट देखी थी। 23,800 से लेके निफ्टी में जो गिरावट हुई थी तो 22,000 के करीबन संभला था। तो 22,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेके निफ्टी में हमने एक रैली देखी है। ये ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की रैली देखी थी पिछले सप्ताह में हमने, और उसके बाद जो बाजार है वो एक साइडवेज कंसोलिडेशन पे चला गया है। 22,300 के करीबन एक अच्छा खासा बेस बना है फॉर टाइम। जब तक ब्रेक नहीं करता है हमें लग रहा है ये जो रिलीफ रैली है वो कंटिन्यू हो सकती है। ऊपर में ऊपरी स्तरों में देखेंगे तो 22,600 से लेके 650 के बीच में
काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। निफ्टी को उसकी जो 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको सरपास करना पड़ेगा अगर ये रिलीफ रैली इसको कंटिन्यू करनी है। तो 22,600 के करीबन इसकी 20 दिन की मूविंग एवरेज आ रही है, तो एक अहम स्तर है। जब तक ये सरपास नहीं होता है कोई मेजर स्ट्रेंथ आएगी नहीं। अगर ये लेवल सरपास हुआ तो मुझे लग रहा है ऊपर में 22,800 तक भी निफ्टी जा सकता है। तो एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है निफ्टी। 22,300 का एक मेजर सपोर्ट है और ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो 22,600 से लेके 22,650 के करीबन है। तो जहां पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है वहां पे हम 200 से 300 पॉइंट की मूव देख सकते हैं। पॉइंट की मूव देख सकते हैं और 22,650 22,700 यहाँ पर एक अहम स्तर तेजस की तरफ से जो बताया जा रहा है। लेकिन चलिए जुड़ते हैं दर्शकों के साथ और पहला सवाल यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं आशीष सोलंकी भोपाल से अपना सवाल भेज रहे हैं। और तेजस, इन्होंने बीएल में खरीदारी कर रखी है, इनकी बाइंग प्राइस है बता रहे हैं 295, 295 है, 400 की क्वांटिटी इन्होंने ले रखी है। इनका जो नज़रिया है उसको लेकर ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म है, तो 2 से 3 महीना या अगर 1 महीने तक का भी कोई व्यू बनता है तो आप बताइएगा। पिछले 5 दिनों में तो हमने देखा है यहाँ पे लगभग 284 तक के लेवल्स जाते हुए हमने देखे हैं गुरुवार को पिछले हफ्ते। लेकिन 295 है इनकी बाइंग। 1 महीने तक रुके स्टॉप लॉस के साथ, क्या कहेंगे? या मेरे हिसाब से रुक सकते हैं स्टॉक में। अभी देखेंगे तो एक अच्छा खासा बेस बनाया था करीबन 240 से लेके 245 के बीच में, फिर स्टॉक में एक ब्रेकआउट भी आया था 263 के ऊपर और उसके बाद देखेंगे तो रिसेंटली स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है पोस्ट द ब्रेकआउट। बट गुड पार्ट इज दैट के स्टॉक जो है अपनी जो लंबी अवधि और छोटी अवधि की मूविंग एवरेज है 50 दिन और 200 दिन की वो सस्टेन कर रहा है। तो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा 269 का। जब तक ये स्टॉप लॉस इंटैक्ट है मुझे लग रहा है ये स्टॉक में जो रैली आई है वो बरकरार रहेगी। ऊपरी स्तर में देखेंगे तो 290 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो सरपास होता है तो स्टॉक 299 तक भी जा सकता है। तो स्टॉक में बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 269। ओके चलिए, तो ये राय आती हुई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे। लेकिन हाँ, हमारे और कुछ कॉलर्स हैं जिन्होंने सवाल भेजे, तो उनके सवाल भी ले लेते हैं। यूट्यूब से हमें सवाल भेजा है मिथुन जी ने और इनका सवाल है, बेसिकली मिथुन जी है कोलकाता से। इनका सवाल टाटा टेक्नोलॉजीज पे है। 103 स्टॉक्स है इनके पास, 906 के भाव पे लेते हैं। और टाटा टेक्नोलॉजीज देखिए, ये वो स्टॉक है जिसकी लिस्टिंग काफ़ी बेहतरीन हुई थी जब आईपीओ आया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार नीचे जा रहा है और आप तो देखिए ऑलमोस्ट लोस पे ट्रेड कर रहा है। शाह साहब, क्या करना चाहिए टाटा टेक्नोलॉजीज? 906 पे इन्होंने लिया था, भारी भरकम नुकसान है। कोई आइडिया है इनके लॉसेस को रिकवर करने का? देखिए टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है और कंटिन्यूअसली 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको सरपास नहीं कर पा रहा है। स्टॉक थोड़ा सा ओवर सोल्ड है तो थोड़ी सी रिलीफ रैली आ सकती है, बट अगर इन्होंने लंबी अवधि की हिसाब से लिया है तो बने रह सकते हैं। बट इन द नियर टर्म मुझे लग रहा है स्टॉक में जो दबाव है वो बना रहेगा। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन 685 के करीबन बैठ रहा है। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होगा कोई मेजर रैली आएगी नहीं स्टॉक में। और ऊपरी स्तरों से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में दबाव ही बना रहेगा। नीचे में जो सपोर्ट बैठ रहा है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट 600 का बन रहा है। तो अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रह सकते हैं। अगर छोटी अवधि का नजरिया है तो यहां से कोई पुल बैक रैली आती है 685 के करीबन, तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। तो ये है राय आपको टाटा टेक पर मिलती हुई। अगले हमारे दर्शक का फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सैम कपूर साहब। सैम गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? मैं आगरा से बोल रहा हूँ। जी जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? कौन सा शेयर लिया आपने? रिलायंस के बारे में पूछना है। ठीक है, किस भाव पे आपने खरीदारी की है? मैंने वही 2600-2700 पर खरीदे थे। ठीक है, 2800 पर खरीदे थे। ठीक है, अब क्या करना चाहिए? वेदर टू स्टे। ठीक है। आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से मतलब काफी ऊपरी स्तरों के साथ 2-3 महीने का नजरिया। ठीक है, काफी ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है तेजस। 2600 के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है और अब जानना चाहते हैं कि 3 महीने को लेकर क्या नजरिया बन रहा है। 600 शेयर हैं इनके पास, बताएं। देखिए अगर 2600 की खरीदारी की है तो उनको बोनस भी मिला रहेगा, तो इसका जो भाव है वो आधा हो गया है, तो 1300 के करीबन उसकी कॉस्ट प्राइस आएगी। इन द नियर टर्म स्टॉक ने एक बेस बनाया करीबन 1190 से लेके 1200 के बीच में। तो जब तक ये जो सपोर्ट जोन है 1190 से लेके 1200
1200 के बीच में वो जो इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है स्टॉक में एक रैली आ सकती है और ऊपर में स्टॉक 1290 तक भी जा सकता है। तो 1190 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1290। वहां पे फिर से एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा स्टॉक का। RIL पर यहाँ पे तेजस की ये राय। लेकिन चलिए फटाफट यहाँ पे लाइव दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है और इस बीच अगर YouTube पर भी आप देख रहे हैं तो आपको देरी नहीं करनी है, अपने स्टॉक स्पेसिफिक सवाल YouTube के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बस बता देती हूँ, स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पर खरीदा है, कितने समय तक आप जो है इसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि उसी के मुताबिक आपको सलाह भी दी जाएगी। दिनेश शर्मा साहब फोन लाइन पर हमारे साथ थे लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई है। तेजस आपके पास में आऊंगी। इन्होंने IOC की 1000 क्वांटिटी जो है ले स्टॉक की बाइंग प्राइस मेरे ख्याल से इन्होंने हमें नहीं दी है। अगर दिनेश शर्मा साहब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े तो एक बार इनसे इनकी बाइंग प्राइस पूछना चाहेंगे, क्योंकि क्वांटिटी तो इन्होंने 1000 बता दी है और नजरिया भी कुछ क्लैरिटी के साथ नहीं पूछा है। इनफैक्ट आपसे पूछ रहे हैं कि स्टॉक में रुकने के लिए सही नजरिया आपके मुताबिक क्या हो सकता है। तेजस देखिए, IOC की बात करें तो स्टॉक में हमने काफी अच्छी गिरावट देख ली है। स्टॉक ऑलमोस्ट रिसेंटली जो दिसंबर मंथ में 145 का लेवल था वहां से कंटिन्यूसली गिरा है और स्टॉक ने 110 से लेके 114 के बीच में एक अच्छा खासा बेस बना दिया है। और क्रूड में जो गिरावट आ रही है रिसेंटली, उसके हिसाब से थोड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ा सपोर्ट है। तो अगर इनका अगर लंबी अवधि का नजरिया है शॉर्ट टू मीडियम टर्म, तो 114 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं स्टॉक में। स्टॉक जो है अभी 50 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन रेस्ट कर रहा है, जो करीबन है 126-27 के करीबन। अगर ये लेवल सरपास करता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और स्टॉक 140 तक भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉक में स्टॉप लॉस रहेगा 114 का और लक्ष्य रहेगा 140 का। राय आती हुई IOC पे इनफैक्ट आज जो कच्चे तेल में तेजी आई है उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट जो है वो आपको अक्रॉस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे देखने मिल रहा है, जहां पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है। हालांकि हाँ, HPCL नए मैनेजमेंट का ऐलान हुआ है तो शायद उसके वजह से वहाँ पे थोड़ी तेजी है। बाकी अगर आप देखेंगे तो OMCs थोड़े सबड्यूड है। अगले कॉलर से जुड़ लेते हैं और हमारे अगले कॉलर है प्रणीत जी। प्रणीत जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। कहाँ से बोल रहे हो सर आप? प्रणीत जी आप तक मेरी आवाज़ जा रही है? ओ आई थिंक सो इनका कॉल ड्रॉप हो चुका है, लेकिन इन्होंने इनका जो सवाल था वो हमारे तक पहुंचा दिया था, तो सवाल इनका ले लेते हैं। इनके पास इरकॉन है, इन्होंने खरीदा था 190 के आसपास के भाव पे। तो ये पूछ रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए या फिर बेच के निकल जाएं। शाह साहब क्या करें? इरकॉन 190 पे इन्होंने लिया था, 1 साल के लिए रुक सकते हैं वैसे तो पूछे कि बेच के निकल जाओ या फिर होल्ड करूं। तो इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो स्टॉक में एक लगातार गिरावट देखिए। स्टॉक ने एक फरवरी मंथ में हाई बनाया था 229 का और उसके बाद ऑलमोस्ट स्टॉक में हमने 25 से 30% की गिरावट देखी है। स्टॉक रिसेंटली 134 का सपोर्ट लेके बाउंस किया है, बट चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है 155 का। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होगा, मुझे लग रहा है जो गिरावट का दौर है वो जारी रहेगा और नीचे में वापिस स्टॉक 134-130 तक के भी लेवल छू सकता है। तो अगर इनके लंबी अवधि का नजरिया है तो फिर बने रह सकते विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 130 का। और ऊपर में अगर ये स्टॉक 155 का लेवल सरपास करता है तो 170 टू 175 तक के भी लेवल देख सकते हैं। वहां पे फिर से एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अहम लेवल्स और उसके बाद एक रिव्यू लेने की सलाह आती हुई थी जिसकी तरफ से। ओके, आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए तेजस हमारे एक दर्शक है मनोज, जो कि वोडा आइडिया के भविष्य पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। 18 की बाइंग है और 4000 की क्वांटिटी इन्होंने ले रखी है, अब आगे क्या करना चाहिए, ये इनका सवाल है आपसे। देखिए, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक जो है फंडामेंटली भी काफी वीक है और प्लस चार्टिकली देखेंगे तो भी वीक है। स्टॉक में कोई पॉजिटिव संकेत है नहीं। हर एक हायर लेवल पे हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है और 8 से 8.25 तक के भाव आते हैं तो ये स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। एग्जिट करने की सलाह आपको यहाँ पे दी जा रही है। चलिए हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार भी दर्शक
तो ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ सचिन गुप्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है सचिन से। हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले कि ऑप्शंस की ओर हम बढ़ें, उससे पहले हम जरा तेजस के पास जाना चाहेंगे। तेजस, इंडसइंड बैंक जरा देखिए, निफ्टी का टॉप गेनर है और कई सारी चीज़ें जो खासतौर पे आरबीआई की सफाई के बाद इसके हक में जाती हुई कि साफ तौर पर आरबीआई ने कहा है कि इंडसइंड बैंक की स्थिति मजबूत है। जो भी डिपॉजिटर्स हैं उन्हें किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक का जो है वो ऐसी स्थिति में है जहां पर डिपॉजिटर्स के पैसे सुरक्षित हैं। इन तमाम बातों के बाद, आरबीआई की सफाई के बाद, इंडसइंड बैंक को अगर हम देखें, आज हम देख रहे हैं कि इंडसइंड बैंक में अच्छी तेजी नजर आ रही है, लगभग 3.25% ऊपर है ये स्टॉक। क्या राय बनती है? देखिए, इंडसइंड बैंक की बात करें तो स्टॉक में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है। स्टॉक ने फरवरी मंथ में 1060 के करीबन हाई बनाया था और उसके बाद स्टॉक में जो भारी गिरावट आई उसमें नीचे में स्विंग लो बना है 606 का। अभी जो हम रैली देख रहे हो वो जो एक रिलीफ रैली है, मेरे हिसाब से ये स्टॉक में यहाँ से अगर कोई रिलीफ रैली कंटिन्यू होती है तो लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई तो निकल जाना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 850 से लेके 850 का स्तर पार नहीं कर पाता है पोजिशनली, मुझे लग रहा है ऊपरी स्तरों से फिर से बिकवाली का दबाव आ सकता है और स्टॉक अभी जो रिसेंट स्विंग लो बना था 606 का वो रिटेस्ट कर सकता है। तो यहां से कोई भी रैली आती है तो उसमें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो कोई भी रैली आती है, यहां से उछाल आपको नजर आता है तो आपको एग्जिट करने की सलाह यहां पर मिलती हुई इंडसइंड बैंक पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और इन सब के बीच में ऑप्शंस की रणनीति आपके सामने रखते हैं। सचिन जी किसी तकनीकी कारण की वजह से हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो कॉल है वो भेजी हुई है। तो बजाज फिनांस 8,500 की कॉल खरीदने की यहां पर सलाह, जो कि 140 रुपए के प्रीमियम पर आपको मिलेगी। लक्ष्य यहां 210 का, स्टॉप लॉस 98 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 8,750 तक का हो सकता है और नुकसान 5,250 तक का आपको यहां पर हो सकता है। तो यह सचिन जी की राय में ऑप्शन की रणनीति, लेकिन इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर क्या कहता है वो भी जान लीजिए। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम बहुत है, 90% लोग इसमें पैसे गंवाते हैं, इसलिए सोच समझकर जो है वो ट्रेडिंग इनिशिएट कीजिए और एक बात का ध्यान रखिए, अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। चलिए इन सब के बीच में अब अगले कॉलर के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं और मुकेश को अपने साथ जोड़ते हैं। मुकेश जी नमस्कार, आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, अच्छा, ये यूट्यूब से सवाल आया हुआ है मुकेश जी का। टीटागढ़ रेल सिस्टम पे तेजस राय जानना चाहते हैं। बाइंग प्राइस 1105 रुपए की, इनकी काफी ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। 2 महीने का नजरिया फिलहाल यहां से लेकर चल रहे हैं, बताइए क्या राय बन रही है? देखिए, टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें तो ये स्टॉक में हमने 1370 के लेवल से एक कंटिन्यूसली गिरावट देखी थी और स्टॉक 650-55 के करीबन सपोर्ट लेके बाउंस दे रहा है। लॉन्ग टर्म जो इसका सपोर्ट है वो करीबन 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है वीकली पे वो करीबन करंट लेवल पे ही बैठ रहा है। 650 से लेके 655 का एक इमीडिएट स्विंग लो बना था, वो रिटेस्ट हो सकता है और चार्ट में कोई रिवर्सल के संकेत है नहीं। ये स्टॉक में जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है वो करीबन है 750 के करीबन। जब तक ये सरपास नहीं होगा मुझे लग रहा है ऊपरी स्तरों से गिरावट का जो दौर है वो जारी रह सकता है। अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो पोजिशनली 650 का स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो यहां से कोई पुल बैक रैली आती है तो उसमें से निकल जाना चाहिए। विनोद अग्रवाल का सवाल लेते हैं और तेजस ये कह रहे हैं कि इन्होंने IRFC में खरीदारी कर रखी है। इनके लेवल्स अगर आप देखें तो इन्होंने 2000 की क्वांटिटी ले रखी है, 175 की इनकी बाइंग प्राइस है। इन्होंने IDFC बैंक में भी खरीदारी कर रखी है, उसमें इनकी बाइंग प्राइस है लगभग 82 की और दोनों में ही ये जो है निकल जाएं या बने रहें। आई थिंक शॉर्ट टर्म नज़रिया ही है इनका और दोनों में ही इनको जो है सलाह चाहिए नियर टर्म में।
तो नियर टर्म में अगर देखेंगे तो दोनों स्टॉक में मुझे लग रहा है कि दबाव बना रहेगा। आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक जो है उसकी जो मेजर हर्डल है वो करीबन 128 129 के करीबन है, जो इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है। सो यहाँ से एक जो पुल बैक रैली आती है तो उसमें से निकल जाना चाहिए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो करीबन 50 से लेके 52 के बीच में है। तो 50 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं स्टॉक में, और कोई पुल बैक रैली आती है स्टॉक में करीबन 60 के करीबन, तो मेरे हिसाब से वहां वहां पे एग्जिट ले लेना चाहिए। चलिए इसी नोट पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और योर स्टॉक की हमारी इस पेशकश को हमें फिलहाल यहीं समाप्त